તો કાલ તમે વિડિયો જોયો તો અહીંથી ઘરે ગયો વિડિયો ચાલતો. અચ્છા તો એનું પેમેન્ટ કોણ દેશે મોબાઈલ ગાવાનો ગ્રામર સર એ વફલ નથી ગાવું પેમેન્ટ તમે બોલો ये भी कोई फॉर्मूला भी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A B वो समझ में नहीं आ रहा. अच्छा तो उसका पेमेंट काट देंगे बट जो समझ में आया उसका तो देना पड़ेगा ना फिफ्थ स्टेप के अंदर मैं मैकबुक वापरूं. चलो तो कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा था देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक उससे पहले देखा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जिसमें हमने कैपेसिटर को कंप्लीटली जो उसकी स्पेस थी उसको भर दिया था किसके थ्रू डाइलेक्ट्रिक के थ्रू तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया था चेंज ठीक है बट जब पार्शियली फिल करते हैं तब क्या होता है तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिक एग्जांपल था उसको हमने समझा था बट एग्जांपल की जगह हमने उसको थ्योरेटिकल पार्ट से कंसीडर किया था और उसको दो अलग-अलग मेथड से भी किया था जिसमें हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड किया था बट एक चीज हमने वहां छोड़ दी थी वो कुछ इस तरीके से हो मान के चलो यहाँ जो स्पेस है दिस इज द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर और बीच में जो स्पेस है उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से ही भर रहे बट टोटल हमने क्वार्टर पार्ट बना दिए तो उसका कैपेसिटेंस हो गया K1 इसका हो गया K2 यहाँ हो गया K3 यहाँ आ गया K4 क्लियर और हमें क्या फाइंड करना है भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो ये जो एक कैपेसिटर बना ना K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला दूसरा कौन सा बना K2 वाला तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए सीरीज में सिमिलरली नीचे कौन सा K3 और K4 डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले कैपेसिटर कौन से कनेक्शन में आ गए सीरीज में और ऊपर और नीचे के जो ब्रांचेस है वो पैरेलल तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो मिल जाएगा इसका तो दो सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में सीरीज में क्या यूज करेंगे C1 C2 अपन C1 plus C2 C1 plus C2 अपन C1 plus C2 और पैरेलल में दोनों का एडिशन ठीक है मैं बोल रहा हूँ 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 LCM लिया तो क्या हो गया C1 plus C2 upon C1 C2 बट हमें C चाहिए ना कि उसका रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स नहीं चाहिए सो C1 रेसिप्रोकल करने से C1 C2 अपॉन क्या हो जाएगा C1 plus C2 क्लियर हो रहा है ना ओके सो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया हो तो कैपेसिटेंस इजीली फाइंड कर सकते हो अब ध्यान देना आज हम देखने वाले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर वो देखेंगे एनर्जी डेंसिटी का भी कांसेप्ट देखेंगे तो हेडिंग क्या लगा देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अब जो यहाँ कैपेसिटर में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास सिंपल सा एक फार्मूला है वर्क डन अगेंस्ट टू द कंजर्वेटिव फोर्स या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स सारी चीजें क्या देती है पोटेंशियल एनर्जी तो अब उसका भी कांसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं पहले हम क्या करेंगे वर्क डन फाइंड करेंगे किसके थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू उसका नेगेटिव वैल्यू हमें क्या देगा पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट क्या लेंगे dr इसके थ्रू भी कर सकते हैं ठीक है बट हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हम सिंपलीफाई तरीके से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्लियर हुआ यहाँ तक का ओके अब ध्यान देना मेन एम है क्या भाई कैपेसिटर में जब भी चार्ज आता है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज आता है तब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि भी देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है यहाँ कितना चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है तो आप जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते थे ना K Q1 Q2 upon R तो वैसा यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी देगा क्लियर हुआ तो प्रायरली आपका कैपेसिटर कैसा होगा अनचार्ज होगा कैसा होगा
अनचार्ज, मतलब कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो चार्ज लाना पड़ेगा। अब जैसे ही चार्ज आएगा तो चार्ज लाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क हमें क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली कैपेसिटर कैसा है, फुल्ली डिस्चार्ज है, कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं है। अब इसके ऊपर चार्ज आ रहा है तो चार्ज वैसे आएगा कहां से, भाई हम बोलेंगे भाई यहाँ माइनस, यहाँ कितना चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ सिमिलर कितना चार्ज होता है प्लस क्यू, इनिशियली यहाँ चार्ज कितना है जीरो, यहाँ कितना है जीरो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव डीक्यू चार्ज को पकड़ रहे हैं। कौन सी प्लेट से, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, वहां से कौन सा चार्ज हमने पकड़ा भाई, पॉजिटिव डीक्यू चार्ज पकड़ा। पॉजिटिव डीक्यू को खींच के यहाँ आके चिपका, मतलब मामला क्या हुआ, यहाँ पहले हमने डीक्यू चार्ज निकाला, ए वाली प्लेट से कितना चार्ज निकाला, डीक्यू चार्ज निकाल के इसको यहाँ चिपका दिया। अब जैसे ही यहाँ से डीक्यू चार्ज निकालेंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस डीक्यू इंड्यूस हो जाएगा। अब माइनस डीक्यू नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या बोल रहा है, भाई मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, बट पॉजिटिव के जो लेके जा रहा है ना बंदा, भाई तुझे कितना भी जोर लगाना है लगा ले, मैं उसको तो लेके जाऊंगा ही, और उसको लेके हमने पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चिपका दिया। तो अब यहाँ कौन सा चार्ज आ गया भाई, प्लस डीक्यू, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस डीक्यू। तो आपने जैसे ही यहाँ से प्लस डीक्यू चार्ज निकाला तो आपको माइनस डीक्यू के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क हमें क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से हमने कितना चार्ज निकाला, 4 डीक्यू चार्ज। तो यहाँ से जैसे ही डीक्यू चार्ज निकालेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, -2 डीक्यू, उसको खींच के सामने ले जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, +2 डीक्यू। तो ऐसे धीरे 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 क्या होता जाएगा, यहाँ मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, और यहाँ मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट में हमारा कैपेसिटर की ये जो प्लेट है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -q, और यहाँ कितना चार्ज आएगा, +q। ये हमारा कैपेसिटर अभी कंप्लीटली चार्ज हो गया, और तब जाके इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो जब पहली बार हम डीक्यू चार्ज को ले गए ना, तब हमें डीक्यू के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में ही वर्क करना पड़ा। जब दूसरी बार डीक्यू ले गए तब कितने फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, 2 टाइम डीक्यू, क्योंकि देखो पहली बार डीक्यू गया तो यहाँ माइनस डीक्यू था, दूसरी बार डीक्यू गया तब यहाँ -2 डीक्यू, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कैसा है, वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स होगा तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन वाला मामला यहाँ आएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो लेट भाई कंसीडर कर लेते हैं, भाई कैपेसिटर है जिसके ऊपर हमें कितना चार्ज स्टोर करना है भाई, Q। सो ए वाली प्लेट को हम बनाएंगे +q, यहाँ बनाएंगे -q। लेट कंसीडर अ कैपेसिटर having capacitance C। भाई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C है, ठीक है। Let at any instance charge on capacitor is small q। कोई एक हमने इंस्टेंस मान लिया, अभी कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज नहीं है, कुछ हद तक चार्ज हुआ है। हम एक सिनेरियो कंसीडर करें, बट जब देखो हमने बोला कि डीक्यू चार्ज को ले जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा मेन गोल क्या है, पहले तो हमें डीक्यू चार्ज को ले जाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा वो फाइंड करना। तो हमने मान लिया कि अभी हमारा कैपेसिटर कहां तक चार्ज हुआ है भाई, Q तक चार्ज हुआ है, तो ये +q हो गया, यहाँ कितना चार्ज आएगा, -q। नेगेटिव प्लेट से हम कितना चार्ज ले जाएंगे भाई, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर डीक्यू चार्ज को ले जाएंगे, कितने चार्ज को, डीक्यू चार्ज को हम नेगेटिव प्लेट से कहां ले जाएंगे भाई, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन टू bring dq charge from negative plate to positive plate
वहां तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द छोटा वाला वर्क, दैट इज द dw, स्मॉल वर्क। क्लियर हुआ? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो हम चार्ज यहाँ क्या लिखेंगे भाई, कितना चार्ज ले गए, dq चार्ज ले गए, और पोटेंशियल दैट इज द v। बट फॉर द कैपेसिटर v इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है ना। अभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है भाई, q है, और कैपेसिटेंस कितना है, c है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई c। क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी v की जगह ये चीज यहाँ रख दे, तो छोटा वाला वर्क dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई c इंटू क्या हो जाएगा, dq। क्लियर हुआ? तो जब हमारे पास यहाँ ऑलरेडी q चार्ज था, ऐसे केस में dq चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अब वैसे तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, 0 से, फाइनली चार्ज कितना किया, कैपिटल Q, तो वहां तक टोटल वर्क कितना हुआ होगा। तो ऐसे छोटे छोटे वर्क को हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन बोले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C dQ। ठीक है, कितना चार्ज हम ले जाने वाले हैं, इनिशियली कितना चार्ज था, 0, टोटल चार्ज कितना ले गए, कैपिटल Q तक, तो वहां तक इंटीग्रेशन करेंगे। W हमने क्या कर दिया, वैसे ही रख दिया। आप देखो Q कांस्टेंट, सॉरी 1/c कांस्टेंट है तो उसको बाहर भेज दिया। ठीक है, Q dQ इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक इंक्रीज होगी, नई पावर कहाँ है, नीचे, तो भाई अभी पावर कितनी, 1 है, तो उसको कर दिया हमने 2, और नई पावर कहाँ है, नीचे। लिमिट क्या आएगी, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट में 0 है, तो 0 करेंगे तब टर्म पूरी हो जाएगी 0। तो जस्ट अपर लिमिट पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, q² अपॉन क्या मिलेगा, 2c। दिस वर्क स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क stored in form of potential energy। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वाला वर्क हमारा स्टोर हो जाएगा। सो U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q² अपॉन 2c। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए नहीं, कोई भी कैपेसिटर के लिए एनर्जी का ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या आएगा, q² अपॉन 2c। क्योंकि डायमेंशनली डिपेंडेंट नहीं है, तो जस्ट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो ये वाले फॉर्मूला में हम Q इज इक्वल टू CV रख दें। Q इज इक्वल टू क्या पुट करें, CV पुट करें, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप देखो, यहाँ CV लिखो तो c² v² हो गया, 1 टाइम c कट, तो 1/2 CV² फॉर्मूला बनेगा, 1/2 CV²। मान के चलो ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमने लास्ट टाइम Q को एलिमिनेट किया, इस बार C को एलिमिनेट करें। C इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ देखो C की जगह Q बाई V रखे, तो 1 टाइम Q कट हो गया, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/2 QV। तो ये आपके पास कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी के 3 डिफरेंट फॉर्मूला आ गए। कब कौन सा यूज करना है तो वो पता चल जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कौन नहीं है। तो पोटेंशियल, मान के चलो आपके पास कैपेसिटर का चार्ज एंड कैपेसिटेंस है तो इसका यूज करो। मान के चलो आपके पास कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल है, चार्ज नहीं है, तो ये वाला यूज कर सकते हो। और आपके पास चार्ज एंड पोटेंशियल दोनों की इंफॉर्मेशन है, बट क्या नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है, तो इसका यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब आपको पूछ सकते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट करो। क्या, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो भाई देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मामला चल रहा है। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
उसकी प्लेट का एरिया कितना होता है, ए कंसीडर करते हैं ना, तो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी और इस प्लेट का एरिया कितना हो गया ए। तो ये जो स्पेस है बीच में, ये वाली जो स्पेस, उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा ए इंटू डी। क्लियर हुआ? तो हम यहां बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पहले यहां लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन two plates of capacitor। क्या होगा भाई वॉल्यूम, V इज इक्वल टू A इंटू डी। क्लियर हो गया? अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हम यूज कर रहे हैं, 1/2 क्लियर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, A इंटू डी। बात चल रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उसको वहां पुट कर दे, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी को हम UE स्मॉल UE से इंडिकेट करते हैं। U means energy density, E means electrical energy density। क्लियर हो गया? सो UE is equal to क्या बन जाएगा, 1/2 C की जगह लिखा हमने एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और यहाँ साथ पे चिपकाया V स्क्वायर और नीचे आया A इंटू D। क्लियर हुआ? तो क्या मिला हमें, कुछ गलत है क्या, नहीं है ना? ओके चलो। तो देखो ए स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी ए कट हो गया, ए स्क्वायर नहीं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। क्लियर हुआ? फिर से बूट पहन ले। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना होता है, E इज इक्वल टू V बाय D होता है ना। तो यहाँ देखो V by D है, तो हम क्या करें, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बन गया, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही काम करेगा ऐसा नहीं है, कोई भी टाइप के कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी इसका यूज करेंगे, वहां भी एनर्जी डेंसिटी आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं तो उसके लिए भी हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो फाइनली हमारा एनर्जी डेंसिटी का भी कांसेप्ट यहाँ होता है खत्म। इस चैप्टर की सारी थियरी हो गई। अब देखो कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ताकि आपको कभी कॉम्पिटिटिव के लिए या तो बुचकेट या तो कुछ न्यूमेरिक में एमसीक्यू के तौर पर पूछे तो वो काम आ पाए। अब देखो बुक में जो कैपेसिटर के आपको टोटल 2 न्यूमेरिक दिए हैं, खास तौर पर लास्ट वाले जो मैंने 2 सॉल्व करने के लिए मना किया था कल आपको, वही 2 न्यूमेरिक की बात करें। इसमें क्या होता है, मान के चलो हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब ध्यान देना शॉर्टनिंग के साथ मैं करवाने वाला हूँ, तो दिमाग यहाँ रखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो मान के चलो हमारे पास एक पहला कैपेसिटर है C1, इसका कैपेसिटेंस है और इसको हमने V1 वोल्ट से चार्ज किया। कितने वोल्ट से? V1 वोल्ट से। और हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है भाई, C2, और उसको कितने वोल्ट से चार्ज किया है, V2 वोल्ट से। जब हम पहले कैपेसिटर के लिए बात करें तो चार्ज कितना आएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V1, और दूसरे कैपेसिटर के लिए बात करें तो चार्ज कितना आएगा, C2V2। क्लियर हो रहा है ना?
अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा, लेट कंसीडर टू कैपेसिटर having the capacitor C1 and C2 where first capacitor is charged with V1 voltage and second capacitor is charged with the V2 voltage. Now we connect them. हम उसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो आप. Then what will happen, मतलब भाई इसका न्यू चार्ज क्या हो जाएगा सिस्टम का, सिस्टम में एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी, सिस्टम की न्यू एनर्जी क्या होगी. ओल्ड एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई. हमें पता है भाई फर्स्ट कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब अभी की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 CV², और सेकंड की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 C2V². जब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका ये हो गया पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव. अब हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनाया आप. तो ये पहला कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर है. अब कैपेसिटर के ऊपर न्यू चार्ज क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते. वैसे कल की टेस्ट में भी गलती से पूछ लिया था, ठीक है, जिसमें आपको बोला था एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और उसको आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ अटैच करना है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, ठीक है. तो वो गलती से पूछ लिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. बट तो इस तरीके से आपको दिया है, तो इसका न्यू, इसके ऊपर न्यू चार्ज क्या आएगा वो फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं. व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकंड कैपेसिटर. अब पहले एक चीज सिंपल सी, कोई मान के चलो मेरे पास दो वाटर टैंक है, दिस इज द फर्स्ट पतला वाला टैंक है और दूसरा है मोटा वाला टैंक. पतले वाले टैंक में यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है और पतले वाले टैंक में, मतलब लार्ज वाले टैंक में स्लाइसली डाउन वाटर भरा हुआ, कुछ इस तरीके से. अब किसमें पानी ज्यादा होगा, पहले टैंक में या दूसरे टैंक में, दूसरे टैंक में. जो डायमेंशन दिखा है उस हिसाब से तो सेकंड टैंक में पानी का साइज ज्यादा है. मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज द टैंक A, दिस इज द टैंक B. पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, A to B या B to A, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, B to A तो A to B तो B to A. पानी फ्लो ही नहीं होगा. वाह सुपर, क्यों नहीं होगा पानी फ्लो आस्था, हाँ बनने ना इक्वल हाइट से, इक्वल तो नहीं. पहला तो क्लियर लेगी, तो फर्स्ट जो टैंक है ना ये वाला, उसमें थोड़ा सा स्लाइटली वाटर कैसा है, अब है. चल B to A या to B, B to A या A to A, A to A थोड़ी आ जाएगा भाई, A to B वाटर फ्लो होगा. अब जो B to A वाले हैं ना, उन्होंने क्या सोचा भाई इसमें मास ज्यादा है तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ मास कम है तो कम पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी वाटर फ्लो. कुछ लोगों ने बोला ना B to A, पर ऐसा नहीं होता. पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, डिफरेंस की वजह से आपको करंट का फ्लो नहीं मिलता, पानी का फ्लो नहीं मिलता, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से मिलता है. जहाँ हाइट ज्यादा वहाँ पोटेंशियल कैसा ज्यादा. तो यहाँ वाटर का लेवल कैसा है, हाई है, यहाँ वाटर का लेवल कैसा है, कम है. तो यहाँ से वाटर यहाँ तक जाएगा. कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं होता. मतलब when we connect the two element which has the different potential, तो आपको क्या मिलेगा, फ्लो मिलेगा. क्या मिलेगा, फ्लो मिलेगा. और फ्लो कब स्टॉप होगा, जब दोनों के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे. तो सिमिलरली अभी दोनों के पोटेंशियल कैसे हैं, डिफरेंट. जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होते तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक क्या होता, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा. जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा. तो यहाँ आपको कोई बोले कोई फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तब. क्लियर हुआ यहाँ तक का, समझ में आया. ओके अब देखो, तो भाई वो पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज कितना होगा, वही चीज हमें फाइंड करनी. मान के चलो इसका कॉमन पोटेंशियल अब हमने बना दिया, कितना है भाई, V है. इसका भी कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, V. इसके ऊपर न्यू चार्ज क्या आ गया भाई, Q1 डैश. इसके ऊपर न्यू चार्ज क्या आ गया, Q2 डैश. बट Q1 डैश कितना होगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस अपॉन C1V हो जाएगा ना. और यहाँ कितना हो जाएगा, C2V.
क्लियर हुआ? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का क्या कर रहे हैं भाई, कंजर्वेशन लॉ यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू फाइनल चार्ज Q1 डेज प्लस Q2 डेज। क्लियर हुआ? अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूम सकता है, सर आपने तो बोला यहाँ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच किया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच किया, तो ये वाला मामला होगा। मान के चलो एक को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ क्या करना है, लार्ज चार्ज में से जिसकी वैल्यू कम है उस चार्ज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस उतना चेंज जाएगा। क्लियर हुआ? सो Q1 प्लस Q2, Q1 डैश कितना है भाई, C1V है, प्लस क्या लिखेंगे, C2V। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, C1V1 प्लस C2V2 हो गया। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा भाई, V। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये आपको न्यू पोटेंशियल मिलेगा सिस्टम। क्लियर हुआ? अब आपको चार्ज फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, Q1 डैश कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई C1 करके, क्योंकि V तो मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, Q2 डैश फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, C2 कर दो, तो आपको V के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, Q2 डैश। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चार्ज भी फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई Q1 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इनटू क्या लगाएंगे भाई, C1। वैसे सिमिलरली Q2 डैश आपको बोले सेकंड कैपेसिटर के ऊपर न्यू चार्ज, तो क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या आएगा, C1 प्लस C2 इनटू क्या करेंगे, C2। तो ये मिल गया सेकंड कैपेसिटर के ऊपर न्यू चार्ज। जैसे मैं घुसा, ओके। अब देखो C1V1 क्या है, Q1 है ना, तो कई बार इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में भी लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं भाई Q1 प्लस Q2। मान के चलो Q1 दैट इज द फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज, Q2 क्या है, सेकंड कैपेसिटर का चार्ज। तो लेट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं भाई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है भाई, इनिशियल चार्ज Q, सिस्टम का टोटल चार्ज। तो यहाँ C1V1 क्या है भाई, इनिशियल चार्ज है, अपॉन क्या आएगा, C1 प्लस C2 और यहाँ C1 लगा सकते हो Q, और यहाँ क्या लगा दो C2, C1 प्लस C2। तो कई बार आपको चार्ज दी है ना कि कैपेसिटेंस या पोटेंशियल, तो भी आप ये फार्मूला के थ्रू काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का? ओके। तो ये हमने चार्ज वाला मामला फाइंड किया, पोटेंशियल फाइंड किया। स्टार्टिंग में हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देखा था, देखो क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U1 डैश, वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या आएगा, 1/2 C1 V स्क्वायर, U2 डैश 1/2 C2 V स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो फाइनली एनर्जी मिलेगी। अब आप करो इनिशियल एनर्जी का एडिशन करो, फाइनल एनर्जी का एडिशन करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे, फिर डिफरेंस कैसा आया, नेगेटिव आया, तो एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, क्योंकि फाइनल में एनर्जी कम हो गई। मान के चलो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर रहे टोटल, और हमें क्या मिल रहा है, आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है, ठीक है। बट लूज वाला ही मामला होगा, गेन वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ओके। अब देखो ये वाले जो फॉर्मूला लिखे हैं ना, वो खास तौर पर याद रखना, आपको काम आने वाले हैं। अब जब फॉर्मूला की चीट शीट बनाओ, मतलब एक लिस्टिंग जब बनाओ, तब उसमें ये वाली चीज ऐड कर देना। क्या आया भाई, Q टोटल चार्ज C1/C1 प्लस C2, सेकंड का चार्ज चाहिए तो क्या किया, Q C2/C1 प्लस C2। अब सेम तरीके का कंसेप्ट स्फीयर के लिए भी हो सकता है। यहाँ तो हमारे पास क्या था, कैपेसिटर था ना। मान के चलो एक स्फीयर है, पहला वाला स्फीयर है, उसकी रेडियस है R1, सेकेंड वाला स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है, R2।
पहले वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है Q1, सेकंड वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है भाई Q2। ये डेटा दिया है। अब बोल क्या रहे भाई, दोनों को कनेक्ट करके सेपरेट कर रहे हैं। व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम? सिस्टम का न्यू पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच स्फीयर? मतलब पहले इनिशियल, दिस इज द इनिशियल फॉर्मेशन था। अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर से। इसकी रेडियस कितनी थी r1, इसकी रेडियस कितनी थी r2। इसके ऊपर जो न्यू चार्ज बन जाएगा वो कितना होगा q1 डैश, और इसके ऊपर जो न्यू चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा q2 डैश। इनिशियली हम कंसीडर कर लेते हैं लेट q इज इक्वल टू क्या है भाई, टोटल चार्ज q1 प्लस q2। तो न्यू चार्ज क्या बनेगा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कैपेसिटर में C1 अपॉन C1 प्लस C2 किया ना, तो वैसे ही आपको यहाँ कुछ करना है भाई q1 डैश, जैसे पहले तो आपने लिखा था टोटल चार्ज इनटू क्या लिखा था C1 अपॉन C1 प्लस D2, यहाँ आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। Q2 डैश तो क्या होगा, टोटल चार्ज इनटू क्या आएगा R2 अपॉन क्या आएगा R1 प्लस R2। जैसे हमने लास्ट वाला केस प्रूव किया, पोटेंशियल सेम होगा, वैसे ही आप यहाँ प्रूव कर सकते हो। वैसे ही यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे करना है, तो भाई मान के चलो भाई आफ्टर जब कंबाइन करेंगे दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम। तो भाई पहला वाला जो है उसके ऊपर चार्ज की पोटेंशियल कितना आएगा k q1 डैश अपॉन r1। सेकंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा k q2 डैश अपॉन r2। हो गया k के स्वाहा, तो q1 डैश इज इक्वल टू क्या बना r1 अपॉन r2 इनटू क्या बना q2 डैश। क्लियर। बट कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कैपिटल Q बोल दिया ना हमने, दोनों का एडिशन करके। फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। हमारे पास Q1 डैश है तो उसको एलिमिनेट करें, R1 Q2 डैश अपॉन R2 प्लस Q2 डैश और कैपिटल Q। सो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से Q2 डैश हमने निकाला कॉमन, तो यहाँ बना क्या R1 अपॉन R2 प्लस 1। अब एलसीएम ले लिया तो प्लस 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 डैश इनटू R1 प्लस R2 अपॉन क्या हो गया R2। बट वी वांट टू कैलकुलेट द Q2 डैश, मतलब न्यू चार्ज ऑन द सेकंड स्फीयर, दैट इज द Q इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। क्लियर। बट सेम जैसे फॉर्मूला थे, इसलिए मैंने एक ही आपको चीज याद रखने के लिए बोला, इधर ये वाला याद रखो, कैपेसिटर का याद रह जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल K V इज इक्वल टू क्या आएगा K Q1 डैश अपॉन R1। ठीक है, या तो क्या करेंगे K Q2 डैश अपॉन R2, या तो इसका पोटेंशियल फाइंड करो या तो इसका, दोनों का तो होगा कैसा सेम ही। सो हम क्या करेंगे, जब R2 यूज करेंगे तो R2 कट हो जाएगा, तो सिंपल लिखना है भाई क्या आएगा न्यू पोटेंशियल K Q अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल बनेगा। लास्ट टाइम क्या आया था कैपेसिटर के केस में, क्या आया कॉमन पोटेंशियल, मतलब जब कनेक्ट कर रहे तब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला, देखो ये रहा C1 V1 प्लस C2 V2, मतलब क्या आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि C1 V1 क्या है, फर्स्ट का चार्ज, सेकंड का चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, और इसको हमने टोटल चार्ज बोला है ना लेट करके, Q अपॉन C1 प्लस C2, जैसे लास्ट में आया ना Q अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर हुआ। तो एक कुछ चीजें थी जो आपको एमसीक्यू में काम आ सकती है पोटेंशियल के रिगार्डिंग, तो वो भी हमारा पोर्शन यहाँ हो गया। अब हम न्यूमेरिक की ओर आगे बढ़ते हैं भाई।
डाउनलोड क्या गयो हाजी तो विजित भाई बोलो આવું કોણ હશે હવે શિવ તો આવું કેમ આ રીધમે તારું નામ દીધું નીચે જાય તો એને મારજે પાછો ખોટે ખોટું તારું નામ દીધું ये वाला कल करवा दिया था ना देखो सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन में नेटवर्क दिया है a network of 410 microfarad capacitor is connected to 500 volt supply as shown in the figure. Determine the equivalent capacitance of the given network. तो इसका equivalent capacitance फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज आपको बोला है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको फाइंड करना है। दूसरी चीज कुछ फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, बस इतनी है। नीचे 500 वोल्ट C1 C2 C3 C4 और 10 UF ईच का। रिदम भाई अब हम स्लाइड के ऊपर वो क्वेश्चन को सेट करें आप और ऊपर बेस અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગે આપણે હવે આપણી ઉપર ચાર્જ નથી, આપણી પાસે માસ છે, આપણે બાકી ન્યુટ્રલ બોડી છે, બરાબર છે। એન્ડ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ બહુ વીક છે। સ્ટ્રોંગેસ્ટ ફોર્સ તો સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર ફોર્સ છે, બટ કમ્પેરેટિવ ટુ આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ની વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 10⁻39 ટાઈમ ગ્રેટર। એટલે તમારી વચ્ચે જે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગે છે એના કરતા 10⁻39 ટાઈમ કયું ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્સ લાગે, એ તમારી ઉપર ચાર્જ એટલો જ હોત તો બરોબર છે। એટલે આપણે ન્યુટ્રલ છે એટલે આપણી બીટવીન આટલું બધું સ્ટ્રોંગ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ નહીં લાગે। બીજું તમારી વચ્ચે તો રિપલ્સિવ જ લાગે છે આપણી બધા વચ્ચે, કારણ કે આપણે બધા લાઈક ચાર્જ કહેવાય ને। કયો ચાર્જ છે આપણી ઉપર? મેલ મતલબ કયો ચાર્જ? મેલ मतलब लाइक चार्ज नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव માંથી આપણે કયા નેગેટિવ ચાર્જ માં આવીએ, બરોબર છે। એન્ડ पॉजिटिव चार्ज मतलब चलो सो शॉर्ट में आप सब लोग समझ गए पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। a network of 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष भाई हम नेटवर्क को बना देते हैं। यहाँ एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ चिपकाया, एक कैपेसिटर यहाँ चिपकाया, एक यहाँ चिपका के रखा हुआ है उन्होंने, और यहाँ कितना वोल्ट पोटेंशियल दिया था? 500। दिस इज द 500 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ लिखा है। अब देखो कैपेसिटर का नाम भी दे देते हैं। यहाँ लिखा है C1, दिस इज द C2 C3 और यहाँ है C4। अब कौन सा कनेक्शन कहाँ है भाई? सीरीज वाला C1 C2 C3 कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में, और उसके साथ C4 पैरेलल। अब कई लोगों को है ना C2 C4 पैरेलल में लगते हैं, होता है भाई, क्योंकि नेटवर्क सॉल्विंग में अभी कच्चे हैं। क्योंकि 10 तक तो हम क्या करते थे, न्यूमेरिक को स्किप करते थे, ऑप्शन में रखते थे ना, क्योंकि थियरी आएगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो भाई ऐसा मामला यहाँ नहीं चलेगा, नेटवर्क सॉल्व करने पड़ेंगे। सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई देखो मेथड लॉन्ग है, बट सॉल्व करना है तो ऐसे ही कर सकते हो। इफ आपका उतना दिमाग नहीं चलता है तो क्या करो भाई, यहाँ से भाई कैपेसिटर के केस में करंट फ्लो नहीं होता, याद रखना। डीसी बैटरी हो और कैपेसिटर हो तो करंट फ्लो नहीं होता, तो यहाँ से फिर भी हम मान के चलेंगे करंट निकाला। जैसे ही करंट निकाला तो कितने पार्ट में यहाँ डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो मतलब वहां से पैरेलल ब्रांचेस चालू हुए, तो एक ये पैरेलल जा रही, अब यहाँ से करंट जा रहे। अब देखो वो C1 में से भी गया, वो C2 में से भी गया, वो C3 में से भी गया, सेम अमाउंट का करंट गया ना। तो वो तीनों एलिमेंट जिसमें सेम करंट जाता है वो क्या होगा? सीरीज में होगा। तो C1 C2 C3 सीरीज में, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। फिर से देखो यहाँ से जो करंट आया यहाँ से आया वो मर्ज हो गए। जैसे ही मर्ज हुए तो जहाँ से स्प्लिट हुआ और जहाँ मर्ज हो रहे तो वो दोनों ब्रांचेस कैसी होगी? पैरेलल। तो देखो दिस इज सीरीज
ठीक है, और उसके साथ ये कैसा हो गया, पैरेलल। कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि भाई सीरीज में है पैरेलल में है तो करंट वाला मामला आप यूज कर सकते हो। बट याद रखना मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं, करंट मतलब वन काइंड ऑफ फ्लो समझ लेते हैं। भाई यहां से आगे बढ़े, हमारा फ्लो स्प्लिट नहीं हो रहा है, तब तक ब्रांचेस कैसी है सीरीज में, जैसे स्प्लिट हुई तो वहां से ब्रांचेस कैसे चली जाएगी पैरेलल में, जब तक वो कंबाइन नहीं होती तब तक। क्लियर हो गया यहां तक का? ओके। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे भाई C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। कौन से कॉम्बिनेशन में है भाई, सीरीज में है, ठीक है। सो देयर इक्विवेलेंट उसका इक्विवेलेंट होगा, उसको हम बोल देते हैं C डैश। क्या बोल देते हैं, C डैश। अब पैरेलल में क्या होता है भाई, सॉरी सीरीज में क्या होता है, 1/C1 वाला फॉर्मूला आता है ना, देयर इक्विवेलेंट इज C डैश, देन 1/C डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बट क्वेश्चन में ही बोला है भाई तीनों का चारों के चारों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है ना, सो 1/C डैश दैट इज द 3 टाइम C1 C2 की वैल्यू क्या है भाई, सेम 10 माइक्रोफैराड। रेसिप्रोकल करें सो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3 माइक्रोफैराड। तो हमें ए वाला जो पोर्शन है, ध्यान देना, ए वाला पोर्शन ये जो काजू जैसा है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट क्या मिला भाई, C डैश। अब ए वाला काजू और ये C4 कौन से कॉम्बिनेशन में भाई, पैरेलल में, ठीक है भाई, खाने वाला नहीं, ठीक है। अब देखो हियर C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। अब उसके बाद तो कोई बाकी नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे सो इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नेटवर्क, सो फॉर इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट होगा उसको हम बोल देते हैं CEQ। वही तो हमें फाइंड करना है ये वाले पोर्शन में, और पैरेलल में होता है एडिशन, तो ये वाला काजू और नीचे का C4 पैरेलल में जिनका एडिशन करें तो C डैश प्लस क्या होगा, C4। C डैश हमारे पास कितना है भाई, देखो तो 10/3 माइक्रोफैराड प्लस C4 है 10, अल्टीमेटली यूनिट आएगा माइक्रोफैराड। एलसीएम लिया 10 3 30 प्लस 10 40/3 माइक्रोफैराड। दिस इज आवर आंसर। तो इक्विवेलेंट हो गया, क्लियर हुआ। अब बी केस में क्या फाइंड करना है, बी केस में क्या फाइंड करना है, अच्छा અહીંયા એકદમ અહીંયા છે ક્વેશ્ચન તો થોડો अच्छा બે બાજુ મારા ખ્યાલથી મુંડીનો એંગલ તો સેમ થતો હશે ને, કે આ વધારે પેનિક થાય, બરાબર છે। તો અહીંયા જો क्या फाइंड करना है भाई, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो भाई ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। अब ध्यान देना, ये 3 कैपेसिटर सीरीज में, ये वाला कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल। अब पैरेलल में कांस्टेंट क्या होता है, वोल्टेज। तो भाई वोल्टेज तो हमें दिया है, इसका कैपेसिटेंस भी पता है, तो Q CV वाला फार्मूला यूज कर ले तो इसके ऊपर का कैपेसिटर मिल जाएगा, और CV वाला फार्मूला यूज कर दे तो एक काजू के ऊपर का भी चार्ज मिल जाएगा। बट काजू वाले केस में आपको पता है तीनों कैसे है भाई, सीरीज में है ना, और हमें पता है सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज। तो जो काजू के ऊपर का चार्ज है वही है तीनों के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। तो साथ में हमें क्या मिल जाएगा, इजीली चार्ज। तो यहाँ लिख सकते हैं बी केस में चार्ज ऑन C4, ठीक है। सो दैट इज द Q4 बोल देते हैं उसको। C4 पैरेलल में कांस्टेंट वोल्टेज, C4 कितना है 10 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड 10⁻⁶, और वोल्टेज दिया है भाई 500 दिया है ना, तो 5 इंटू 1 2 3 3 0 इसके साथ सेट हो गए और हो गए 10⁻³ कूलम। तो भाई फोर्थ कैपेसिटर 4 नंबर का है जो कैपेसिटर, उसके ऊपर का चार्ज हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो काजू है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा
और काजू जिससे बना है उसके ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा, सेम आएगा। क्यों भाई, तीनों कैसे है भाई, सीरीज। काजू मतलब सीडेस। तो भाई जो C1 C2 एंड सीडेस के ऊपर चार्ज होगा वही C1 C2 एंड C3 के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि C1 C2 C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन से सीडेस बनता है। ठीक है, सो यहां लिख सकते हैं हियर इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज ऑफ C1 C2 and C3 is C dash, so Q dash is equal to क्या होगा, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3, so Q1 is equal to Q2 is equal to Q3। पैरेलल में अगेन कांस्टेंट क्या होता है, वोल्टेज। तो ये काजू के अक्रॉस मतलब C dash के अक्रॉस वोल्टेज भी कितना होगा, 500 वोल्ट। तो Q is equal to CV। भाई देखो Q dash is equal to C dash V वाला फॉर्मूला यूज करें। C dash कितना है, 10/3 फाइंड किया है हमने। देखो 10/3 माइक्रो बोले 10⁻⁻6, V कितना है 500। सो अगेन 5/3 10⁻³ कूलम ये वाला चार्ज आएगा। आंसर वेरीफाई करो। क्लियर हुआ तो हो गया। यहाँ 5 लिखा है, दैट इज द फर्स्ट का 5/3, दैट इज सही है। चलो 1.7। उसके बाद 2.10 जो मैंने अभी बताया था भाई, अनचार्ज मतलब दो कैपेसिटर है, डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज किए, कनेक्ट किया, स्प्लिट किया, एनर्जी वाला मामला। एग्जांपल नंबर 2.10 क्या बोला है, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery। भाई 900 picofarad का कैपेसिटर हमने कितने वोल्ट से चार्ज किया, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज किया है। तो पहला जो कैपेसिटर है उसको हम ऐसा हो तो यही नाम दे देते हैं, जो फर्स्ट कैपेसिटर है, ठीक है ये वाला, उसको हमने बोल दिया C1। How much electrostatic energy stored by the capacitor, मतलब पहले वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर C1 और उसका कैपेसिटेंस है 900 pF। क्लियर? और कितने वोल्ट से चार्ज किया है, 100 वोल्ट से चार्ज किया है। सो इसके ऊपर एनर्जी कितनी होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 CV²। सो C1 V1 स्क्वायर, इट इज द U इनिशियल बोल देता हूं, पहले इसके ऊपर ही चार्ज है इसलिए इनिशियल एनर्जी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। C1 हमारे पास है 900 पिकोफैराड मतलब 10⁻12 फैराड एंड V1 दैट इज 100 का स्क्वायर 10⁴ क्योंकि पावर के साथ किया। 4 + 2 6, ठीक है, 9/2 मतलब 4.5 और 10⁻⁻6 जो ये वाली एनर्जी होगी, क्योंकि 4 + 2 2 6 0 हो गए, 1 के पीछे इसके साथ सेटल किया, 10⁻⁻6 बन गया, 9/2 दैट इज द 4.5 तो एनर्जी मिल गई। अब बी केस में क्या बोला है देखो तो, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस बैटरी, इससे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। तो दूसरा अनदर जो कैपेसिटर है उसको हमने बोल दिया C2, उसके साथ हमने अटैच किया। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, अब एनर्जी कितनी स्टोर होगी सिस्टम के लिए, ठीक है। मतलब पहला कैपेसिटर था जो चार्ज वाला था 900 pF और उसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर C2 के साथ हमने अटैच किया, that is also 900 pF। बट इसके ऊपर इसको तो 500 वोल्ट सॉरी इसको तो हमने 100 वोल्ट से पहले ही चार्ज किया था ना,
दूसरे कैपेसिटर को हमने चार्ज ही नहीं किया है, डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस सिस्टम। अब याद करो जब हमने बोला था भाई न्यू चार्ज क्या आएगा कैपेसिटर के ऊपर, अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था, उसमें हमें पता चला था भाई Q1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर न्यू चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा इनिशियल चार्ज अपन क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे C1 प्लस C2, यही था ना। हाँ और यहाँ क्या आएगा C1, क्लियर। पर दोनों का कैपेसिटेंस कैसा है भाई, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C। तो यहाँ C लिख दिया, यहाँ भी C बना दिया, इसको भी C बना दिया, तो भाई 2C हो गया, C कट हो गया तो क्या बना Q/2। तो दूसरे के ऊपर भी रिमेनिंग चार्ज आएगा Q/2। तो याद रखना जब भी हम दो आइडेंटिकल कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने दो स्फीयर को जब आइडियल स्फीयर को कनेक्ट कर रहे थे तो चार्ज क्या होता था, इक्वली डिवाइड होता था ना स्फीयर के ऊपर। सिमिलरली यहाँ भी तो उसके लिए हमारे पास पहले तो चार्ज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चार्ज पहले ही केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज ऑन C1 that is the Q1 is equal to C1 V1। C1 कितना है 900 10 raised to minus 12। V1 हमारे पास है 100, तो 9 into 10 raised to minus कितना आएगा 40 सेटल किया -8 कूलम, कितना चार्ज आएगा, क्लियर हुआ। अब देखो when we connect C1 with uncharged identical C2 charge equally divide between them। डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो फॉर्मूला थे उसके थ्रू हमने बता दिया, ठीक है, ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं। सो न्यू चार्ज ऑन C1 फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर न्यू चार्ज क्या होगा Q1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका हाफ हो जाएगा ना 9/2। देखो भाई इनिशियल चार्ज का हाफ दैट इज अ Q1/2। Q1 कितना है 9 into 10 raised to minus 8 divided by 2 किया तो आंसर क्या आएगा 4.5 10 raised to minus 8 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन C2 के ऊपर भी चार्ज क्या होगा Q2 डैश is equal to Q1/2 that is the 4.5 10 raised to minus 8 कूलम। इक्वली डिवाइड हो गया दोनों के बीच में। हमें क्या बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस सिस्टम। तो पहले इतनी एनर्जी थी, यहाँ रही, देखो इनिशियल हमने काउंट की ना कितने है 4.5 10 raised to minus 6 जूल। अब न्यू एनर्जी मतलब न्यू एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब सेकंड केस में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है नेटवर्क की, उसको मैं यू फाइनल बोल देता हूँ। दो कैपेसिटर है तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी। अब इस बार कैपेसिटर का पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास क्या है भाई चार्ज है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे Q²/2C। तो यहाँ क्या आएगा Q1 डैश स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q2 डैश स्क्वायर अपॉन 2C। बट हमें पता है कैपेसिटेंस कैसा है सेम है, चार्ज भी कैसा है सेम है, तो इसको 2 टाइम ही लिख दो ना भाई। तो Q1 डैश कितना आया देखो, तो चार्ज 4.5 10 raised to minus 8 उसका क्या लगा दिया हमने स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। C1 कोई भी एक कैपेसिटर का वैल्यू ले ले, कितना आएगा 900 पिकोफैराड मतलब 10 raised to minus 12। कैलसी होगा आपके पास 2 स्वाहा, 4.5 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 9 कर दो, 2
2.25। अब देखो 2.25 आया, 10⁻⁻8 उसका 2 पावर मतलब 16, दो जीरो यहाँ सेट हो गए, तो यहाँ कितना हुआ -10 -16, तो क्या आएगा 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी होगी फाइनल। तो भाई पहले एनर्जी कितनी थी, डबल थी इससे, देखो कितनी थी, सॉरी हाँ डबल ही 4.5 10⁻⁶ जूल। पर जब अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी कैसे हो जाती है सिस्टम की हाफ, मतलब ए वाले केस में एनर्जी किसी फॉर्म में लिबरेट हो गई होगी। कई बार आपको बोलेंगे भाई फाइंड द एनर्जी रिलीज व्हेन वी कनेक्ट द फर्स्ट कैपेसिटर विद द अनचार्ज सेकंड कैपेसिटर, तो दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। क्लियर हुआ। और यही सेम टू सेम डिफरेंट डेटा के साथ बट आपको उसमें एनर्जी लिबरेशन फाइंड करना है। ऐसा न्यूमेरिक आपको एक्सरसाइज में लास्ट वाला दिया, जो आपको खुद से करना है, मैंने क्या नहीं करवाया। क्लियर हुआ। सेम टू सेम है बट डेटा डिफरेंट। क्लियर। बट वहां आपको फाइनल तक जाना है यूएफ। अब क्या करना है, यूएफ माइनस यूआई कर दो, डेल्टा यू फाइंड करो, आंसर आएगा नेगेटिव, which shows the energy will liberate। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हाँ क्या एक्सरसाइज ना भाई એક બાકી હોય એવું હોય નહીં, તને શું લાગે રીધમ એ નહીં કર્યા હોય, એના માટે માં સ્પેશિયલ કર્યા કર્યા તો રીધમ કાલ ન્યુમેરિક આપ્યા હતા। એક મિનિટ પહેલા ક્વેશ્ચન ચેન્જ કરો, કાલ ન્યુમેરિક આપ્યા તો એવું યાદ હતું તને અત્યાર સુધી? અત્યારે કીધું ત્યારે યાદ આવ્યું ડેફિનેટલી આ સરે કાલે આવું કામ આપેલું, ઘરે યાદ હતું, ગયો ત્યારે યાદ હતું, તો બી ના કર્યું, જોરદાર। ઘણા લોકોને કરવું છે પણ યાદ નથી રહેતું, બરોબર છે, અને તને યાદ રહી છે તો કરવું નથી, બરોબર છે। मतलब तू એટલો સ્માર્ટ છે કે તને છે ને પેલું યાદ શક્તિ કોકની ઘણા લોકો વીક છે મેમરી પાવર, એટલે કે ભાઈ બદામ ખાવ, બરોબર છે, કે રાત્રે પલાળેલી બદામ હોય ને એટલે સવારે ખાવાથી તમારો મેમરી પાવર સ્ટ્રોંગ થાય, પણ એ જ યાદ નથી રહેતું ભાઈ પેલા બદામ પલાળવાની છે, બરોબર છે, તો એને કેમ પાછું મેમરી પાવર સ્ટ્રોંગ કરો, આવું થાય। ચલો કઈ વાંધો નહીં, 2.4 तक का हो गया था हमारा। 2.5 रितम भाई કોર્નર પર બેસો, સારું લાગે। તમે ખબર નહીં હવે તમારા ઉપર ટોર્ક લાગે છે, રોટેટ થઈ જાવ છો ક્યારે ટોર્ક એક્ઝર્ટ થાય એટલે આપણે શું થાય, રોટેશનલ મોશન થાય, બની શકે। કોણ છે એવું મતલબ આના ઉપર કપલ લાગી રહ્યું છે ત્યારે તો ટોર્ક જનરેટ થાય, કોલિનિયર ફોર્સ એક્ઝિસ્ટ because that rotation। चलो पैरेलल थ्रेड कैपेसिटर विद एयर, मतलब कैपेसिटर में हवा है, होती है ना, बोला है उन्होंने। अब पैरेलल थ्रेड कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स has a capacitance of 8 picofarad। what will be the capacitance of the if distance between plate is reduced by the half, मतलब distance half कर दे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डिस्टेंस हाफ किया तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, सिंपल। ठीक है, चलो तो भाई सोल्व तो करना पड़ेगा ना। भाई सी कैपेसिटेंस कितना दिया है, 8 pf दिया है, बट C is equal to epsilon naught A upon D होता है if distance reduced to half, reduce to half तक हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। सो न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, 2 गया ऊपर और 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया, एंड वी नो द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है भाई, C है, C की वैल्यू पता है 8 है, 8 टू 16 पिकोफैराड हो गया। लो ये वाला, ये तो था नहीं बट बना दिया ये वाला, ठीक है खुशहाल। अब बोला है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अच्छा वो तो हो गया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्म
with a substance of dielectric constant 6, तो ये मामला तो हम भूल ही गए। उन्होंने बोला है कि भाई डिस्टेंस हाफ करने के बाद जो बीच में जो स्पेस है ना उसको कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरने वाले हैं, तो हमें एग्जैक्टली यहाँ सीडीएस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं करना है, के टाइम करना पड़ेगा ना, 2 into k हो गया, अब into k की वैल्यू कितनी है 6, तो 96 pf हो जाएगा, हो गया चेंज खत्म, क्लियर हुआ। चलो तो उसके बाद नेक्स्ट तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। जो न्यूमेरिकली आसान है। चलो भाई three capacitor of each capacitance 9 pf are connected in a series. What is the total capacitance of this combination? मुझे ना सबसे ज्यादा वो डायलॉग उसके वो एक मूवी आई थी ना 1 2 3, उसमें शायद पीयूष मिश्रा नाम है, वो डायलॉग बोल रहे थे। 1 2 3 मूवी आई थी, तो उसमें सुनील शेट्टी था और तुषार कपूर और परेश रावल। तो भाई मतलब भाई डायरेक्शन वेक्टर वो सारी चीजें समझा देता है वहां। देखना कभी कॉमिक सीन आपको YouTube पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई कीर्तन भाई તમે કાલે ગુરુ હતા એ મને વાત મળી, एकदम થઈ ગયો તો એવો ઋષિ એવો તો કે એવો તો બોલ્યા કરે કેમ ઋષિ બાજુમાં તો એ એબ્સેન્ટ હતો એ કેમ આમ જોવે છે ભાઈ તને પેલા એ ચેક કરે મારી બાજુમાં ઋષિ છે ને બની શકે ભાઈ ઋષિ દેખાણો ના હોય લાઈટ માંથી એબ્સોર્બ કરી લઈને પછી ઋષિ क्या था शो करते हो बस बैठो कि तबीयत खराब थी हेमंत का लावन मन न तो गाड़ी नती अरे तो ओला કરી લેવાની ઉપર કરી લેવાની હા અરે તો તાર ભલામણા મને ફોન કરી દેવાનો હોય બોલે તો આવે મોટા દૂર નથી મોટા વાળા છે નજીક છે અને મારા ખ્યાલથી અહીંયા તો ઓલા ઉપર કરીને આવે ને તો બી લગભગ 70 રૂપિયા 70 80 રૂપિયા થશે એટલે એ બહુ વધારે કહેવાય પણ તમારી ફેસિલિટી સાથે આવો બાકી બે રિક્ષા ચેન્જ કરો તો અહીંયા પહોંચી જાવ પછી હજુ કોક આ બાજુથી આવશે કરજો બોલો તબિયત સારી so 3 कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड is connected in a series बातें नहीं भाई what is the capacitance of this combination इसका कैपेसिटेंस कितना होगा सीरीज में कनेक्ट किया क्या होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इक्वल है तो हमने कल बोला था क्या करेंगे C/n ठीक है तो डायरेक्टली इस बार हम सॉल्व करेंगे C that is the 9 pf है 4 3 इक्वल कैपेसिटर आप बाद में बातें कर लेना महिला मंडली इन सीरीज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा राम भाई C/3 9 pf डिवाइडेड बाय 3 पानी पी लिया है अभी हमने 3 3 are 9 so 3 पिकोफैराड हमारा आंसर आएगा ठीक है तो विजय यार नो बिचारो वाला खाता भाई तू पानी दे रात भाई पकड़ा ही जाता था
उसके बाद बी में क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट सप्लाई। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, तीन कैपेसिटर सीरीज में लगाए, ठीक है, सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है, वोल्टेज, क्या भाई वोल्टेज नहीं, चार्ज होता है, चार्ज सेम होता है, तो यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, कैपेसिटेंस सेम C C C, Q by C पर पोटेंशियल के लिए। सो दिस इज पोटेंशियल हो गया, मतलब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी कैसा, सेम, ठीक है। तो ए वाला पोटेंशियल तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कैपेसिटेंस, सॉरी पोटेंशियल across each capacitor, that is the V is equal to, V dash बोल देते V by 3, applied potential कितना है 120 by 3, that is the 40, क्या आएगा 40 वोल्ट हो गया। મારી છોકરી એકદમ નંગ છે, આજે બપોરે बाथरूम में गई, पोटी કરી આવી, પછી એ મમ્મી ને ડોર બંધ કરી દીધો, પછી એ મમ્મી કે મમ્મી એક સરપ્રાઈઝ આપો, પછી જે બપોરે મસ્ત તો ની ઊંઘ ઉડી ગઈ, એટલા હસ્યા છે, બરોબર છે। એટલે આજ ફાઇનલી ખબર પડી નંગ જ છે। ઓય તો મામા જેવી જ હોય ને, ના હોય આમાં, એટલે પાછી એ બી હશે એમ। એટલે ભગવાન કરે બધાને આવી નોટ આપે। चलो 2.6, उसके बाद हेलो 2.7, three capacitor of capacitance 234 connected in parallel, what is the total capacitance? तो भाई टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो पैरेलल में तो हमें पता इजीली हो जाएगा, क्या करना है भाई, एडिशन 2 + 3 + 4 क्या होगा 9, हाँ तो बस वही आंसर आएगा। रिदम भाई अब देखो हम 2.7 को सॉल्व कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 235 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, एडिशन, तो भाई C1 is equal to 2pf, C2 is equal to 3pf and C4 is equal to 4pf है हमारे पास। सीरीज में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा C1 + C2 + C3, सीरीज नहीं बट पैरेलल में, सॉरी 4 हो गया गलती से, 4 याद है ना इसलिए। तो C2 + 3 + 4 पिकोफैराड, दैट इज द 9 pf हो गया। अब क्या बोला है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, भाई कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, तो पैरेलल में कांस्टेंट चार्ज नहीं होता, कांस्टेंट होता है वोल्टेज। तो जो आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया वो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई होगा। सो Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V, where V कितना होगा 100 वोल्ट, बाकी का क्लियर हुआ। तो 2.7 खत्म। उसके बाद 2.8 parallel plate capacitor with air between the two plate of the capacitor. Each plate has an area 6 × 10⁻³ meter square and distance between the two plate is a 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. तो आपको डायमेंशन दिया है यहाँ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें एयर रखी, दो प्लेट के बीच में एयर है, एरिया हमें दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट भी दिया है, कितना है 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस करना है, तो भाई कुशल भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कुशल एक જ कुशल છે આપણા ક્લાસમાં, નહીં તો કે તકલીફ ઊભી થાય। બોલો कुशल ભાઈ। પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ ફાઇન્ડ કરતા નથી આવડતું, કાલે એક્ઝામમાં શું લખેલું હતું? સ્કીપ કર્યું હતું, શેર તો સ્માર્ટ થઈ ગયા। बोलो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है भाई। इतना पोपलू जैसी चीजें आपको याद नहीं रहेगी तो आपका पोपलू निकल जाएगा, और कहां से पोपलू निकलेगा उसका पता नहीं रहेगा ना पता रहेगा, ठीक है। सो वही जो चीज बताई थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, एरिया रखो और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट रखो। अगेन चीज याद रखना, मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में ट्रांसफॉर्म करके वैल्यू पुट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपेसिटेंस। तो ये बाकी का आपको खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद if this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate? कैसे फाइंड करेंगे? Q is equal to CV से, Q is equal to CV, तो C की वैल्यू यहाँ आई, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पुट करेंगे, और वोल्टेज हमें दिया है कितना है 100, तो बाकी का जो आया वो आपको खुद से करना है, बट यूनिट मत भूलना कूलम, और यहाँ आएगा फैराड। क्लियर? समझ में आया? अब 2.9 जो आगे का न्यूमेरिक है उसके रेफरेंस में रखते हुए वो बात कर रहे हैं हमारे लिए, तो आगे का न्यूमेरिक हमारे पास रेफरेंस में तो होना चाहिए ना। तो उसमें बिटवीन टू प्लेट जो एरिया है कितना है 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस कितना है 3 मिलीमीटर। याद रखना एरिया कितना है -3 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। क्लियर? If we place the 3 millimeter thick mica sheet which has the dielectric constant 6 were inserted between the plates, मतलब पहले जो लास्ट केस में हमने न्यूमेरिक सोल्व किया था वो फिर से यहाँ कर दे, तो C इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मुझे इसका आंसर दे दो फाइनली क्या होगा? 17.7 into 10⁻12 फैराड, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, हमें माइका शीट इंसर्ट करनी है। हमने पहले जो लास्ट केस में देखा था उसमें एयर दिया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं? माइका शीट इंसर्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, while the voltage supply remain connected, तो फाइंड करने के लिए क्या बोला है? देखो, what would happen if the capacitor given above exercise 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet were inserted between the plates while the voltage supply remain connected। अब देखो उसमें हमने फाइंड क्या किया था? पहले केस में कैपेसिटर, दूसरे केस में क्या फाइंड किया था? चार्ज। तो हमें ए वाले केस में दोनों चीजें फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस एंड चार्ज। बी वाले केस में भी क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस एंड चार्ज। क्लियर हुआ? अब देखो भाई, कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होता है? व्हेन वी इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक एंड स्पेस बिटवीन द टू प्लेट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, तो के टाइम क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, सो न्यू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या आएगा? के टाइम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये वाले केस में फर्स्ट I फाइंड करें, K की वैल्यू कितनी है? 6, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 17.7 10⁻12। व्हाट इज द आंसर? 106.2 पिकोफैराड। ये आंसर आएगा।
अब चार्ज भी फाइंड करना है। अब ध्यान देना, वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, मतलब वोल्टेज सप्लाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसको हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया, माइका शीट इंसर्ट कर रहे। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CV। अब न्यू कैपेसिटेंस कितना आया 106.2, वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट था ना, ठीक है। और यहाँ पिकोफैराड है तो 10⁻⁻12, उसके साथ हम सेट करें तो आंसर आएगा 1.062 10⁻⁻8 कूलम, इतना चार्ज आएगा। 2 0 इसके 2 0 इसको हमने सेट कर दिया, पॉइंट क्लियर हुआ। तो इतना चार्ज आएगा। अब बी केस में क्या बोला है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड वी इंक्लूड द माइका शीट। मतलब पहले हमने क्या किया था, कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके हमने क्या रखे हुए क्या किया था, माइका शीट इंसर्ट की। तो जब माइका शीट इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, साथ में बैटरी से चार्ज भी आया। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब लास्ट न्यूमेरिक में हमने जो चार्ज फाइंड किया था क्या आया था, Q इज इक्वल टू CV। C कितना आया था 17.7 10⁻⁻12, वोल्टेज कितना था 100 था, तो हमारा आंसर कितना आया था 1.77 10⁻⁻9 कूलम, इतना आंसर आया था। क्लियर हुआ। बट इस बार भाई पहले तो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट रखते हुए इंसर्ट किया, अब बैटरी को कनेक्ट नहीं किया और माइका शीट इंसर्ट किया, ठीक है। मतलब पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया बैटरी से, माइका शीट इंसर्ट नहीं थी, बीच में क्या था, एयर था, तो इतना चार्ज आ गया कैपेसिटर के ऊपर। अब क्या कर दिया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी है ही। अब क्या कर रहे हैं, माइका शीट इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो गया, बट न्यू चार्ज कहां से आएगा, न्यू चार्ज कहां से आएगा, बैटरी तो है ही नहीं, क्योंकि चार्ज सप्लाई कौन करने वाला है, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, बैटरी। अब बैटरी है ही नहीं तो न्यू चार्ज हमारा कैपेसिटर के ऊपर आ ही नहीं सकता, तो चार्ज चेंज नहीं होगा, जस्ट चेंज क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो बी केस में क्या बोला है, आफ्टर सप्लाई वाज द डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटेंस क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज और पोटेंशियल, हमें पता है चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो जो वैल्यू आया वही आएगा 106.2 पिकोफैराड। चार्ज डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, मतलब चार्ज CV वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले जो हमारा कैपेसिटर था, पहले जो चार्ज था वही रहेगा, क्या आंसर आएगा 1.77 10⁻⁻9 कूलम। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमें क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, क्यों भाई बैटरी कनेक्टेड ही नहीं। समझ में आया। ये वाले केस में हम एक्स्ट्रा में यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट केस में, Q बाई C, तो आपको मिलेगा 100 वोल्ट। क्या मिलेगा 100 वोल्ट, वो आप कर सकते हो, Q बाई C कर दो तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, चेक करना हो तो कर लो अपने आप। बट यहाँ भी कितना मिलेगा, Q बाई C, तो आपका आंसर आएगा 100/6 क्या आता है, कैलसी है ना, कितना 16.67 वोल्ट। चेक करना हो तो कर सकते हो, Q बाई C करना, यहाँ इसका आंसर 1 ये वाला, तो आपको यही मिलेगा। मतलब कई बार आपको पूछ सकते हैं MCQ में, खास तौर पर इसको कॉम्प्लेक्स करते हुए, एक कैपेसिटर है जिसके बीच में क्या है भाई, मतलब विद सोर्स कनेक्ट करते हुए हमने क्या किया, डायरेक्ट स्लेब इंसर्ट किया, तो क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, हमें नहीं पता, ठीक है। पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन के साथ पूछना है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल रिमेन अनचेंज, हमें नहीं पता। तीसरा पूछ सकते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट, हमें नहीं पता। तो विद बैटरी कनेक्टिंग याद रखना, पोटेंशियल क्या आएगा, जो अप्लाई किया है वही, चार्ज क्या होगा, K टाइम हो जाएगा, ट्राई करना होगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.77 into 6 करो, क्या है आंसर, आ गया ना 10.62। क्लियर हो गया। तो चार्ज क्या होगा, K टाइम होगा,
कैपेसिटेंस भी क्या होगा, k टाइम होगा, पोटेंशियल अनचेंज रहेगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद मतलब बैटरी अब नहीं लगाई है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चार्ज रिमेन अनचेंज कांस्टेंट मतलब जो पहले था वही रहेगा, पोटेंशियल गेट डिक्रीज, कितना टाइम, k टाइम डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ? तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, बताओ। क्लियर हो गया ये हद तक? उसके बाद लास्ट एक न्यूमेरिक है, खत्म कर देते हैं, वो मैं नहीं करवाने वाला। 1/2 CV स्क्वायर हो गया, हो गया ना भाई। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो फाइंड करो, तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। तो आप करें तो 6 6 5 जा 13 333 के लाइन में आंसर आएगा। अच्छा हाँ सॉरी हमारी भूल से 20 स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/2 CV किया 1/2 CV स्क्वायर है। हाँ तो जो भी है वो खुद से कर लेना। क्लियर हुआ? तो चैप्टर हमारा यहाँ होता है